नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉपर गुरुजी चैनल पे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए फिजिक्स ऑल चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक ना, देखिए हमारा जो सीरीज चल रहा था चैप्टर वाइज वो तो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक ना, वो कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मिक्स प्रैक्टिस जो होता है ना दोस्तों, मिक्स प्रैक्टिस वो बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम पे आपको मिक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मिक्स प्रैक्टिस, है ना, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल चैप्टर से। मिक्स है, 50 क्वेश्चन का सीरीज है। इस 50 क्वेश्चन से आप लोग अपना मिक्स जो है तैयारी वो कर पाएंगे, है ना। और मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों करना, इससे आपका दिमाग का जो क्षमता होता है, माइंड का जो क्षमता होता है वो बहुत जो दोस्तों है वो बढ़ता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है, परावर्तन। ठीक ना, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या सही है। देखिए आप लोगों को हमने चैप्टर में कराया था परावर्तन में कि इसका क्या नियम होता है ना। तो इन चारों में से आपने यदि वीडियो देखा होगा तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए, है ना। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिएगा। सबसे पहला कमेंट देखते हैं कि किनका आता है ना। हम तो बताएंगे ही, लेकिन जो क्वेश्चन हमने दोस्तों आपको पहले बता दिया है उसमें थोड़ा सा आप लोग का भी हम कमेंट लेंगे, है ना। तो चलिए, इसका जो आंसर है परावर्तन के नियम अनुसार होता है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। हमने पहले ही बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मैंने बताया था, है ना। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो दोस्तों जाके परावर्तन और अपवर्तन वाला आप लोग देख लीजिएगा, जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या है, गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन हमने बता रखा है ना। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज है, तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट आपको लेकर चलूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम न जाए, बहुत जल्दी जो है कि आप लोग ये 50 क्वेश्चन का दोस्तों याद कर ले, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध है। तो आर बराबर क्या होगा दोस्तों, 2f। मैंने बताया था आर बराबर क्या होगा, 2f। यदि f बराबर भी पूछ दे, f बराबर तो r/2 यदि हो जाएगा तो आप लोग अचंभव नहीं रह जाइएगा कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है दोस्त। इसका ही मतलब होता है f बराबर r/2 भी हो जाएगा, है ना। r इज इक्वल टू 2f या f बराबर r/2 भी हो सकता है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में होता है क्योंकि यह देता है, क्या देता है दोस्तों, आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब देता है। क्या देता है, आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब देता है, इसलिए अवतल दर्पण का सेविंग मिरर। सेविंग का मतलब होता है जो आप दाढ़ी बनवाते हैं ना दोस्त, दाढ़ी तो अभी आप लोगों का आया नहीं होगा, बट घर में देखते होंगे जो दाढ़ी बढ़वाते हैं वो जो ऐनक में जो मुँह देखता है ना दोस्तों, वो अवतल दर्पण ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, मतलब सदैव कैसा होता है। तो अवतल दर्पण का दोस्त प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा और छोटा। सबसे पहले आप आभासी खोजिए कि कहाँ है ना। आभासी के बाद सीधा और छोटा, है ना। आभासी, सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। दर्पण सूत्र क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या है। देखिए दर्पण सूत्र आप लोगों को जब हमने क्वेश्चन दोस्तों पहले कराया था उसमें भी आपको बताया था, यहाँ भी हम बताएंगे। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिहार बोर्ड में पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा है, ये बिहार बोर्ड को भी नहीं पता है ना। इसको कितने बार रिपीट वो कर चुका है, तो हो सके आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक n का सूत्र क्या है। n का सूत्र क्या है, n बराबर c/v। क्या है, n इज इक्वल टू c/v। ठीक है, n बराबर c/v। n मतलब है अपवर्तनांक, क्या है अपवर्तनांक,
सी है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल और वी है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। याद रखिएगा यही है, सी बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल और वी बराबर क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ा सा आप लोग दिमाग पहले लगाइए दोस्त, उसके बाद मैं तो हूँ ही बताने के लिए, पूरा समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट इसका, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा पहले दिमाग लगाइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। और जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए, है ना, और आप लोग के लिए बेहतरीन कंटेंट प्लान करके लाने के लिए। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो को, इस चैनल को कर ले, है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम बताते हैं आपको, इसका पूरा कॉन्सेप्ट तोड़ कर बताएंगे, है ना। वायु से कांच में जाने पर सोचिए दोस्तों, प्रकाश को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, प्रकाश को आप भूल जाइए, यहाँ पे प्रकाश को छोड़ दीजिए, है ना। कोई भी चीज़ यदि आप वायु में यानी हवा में दोस्तों, वायु में यदि आप छोड़ते हैं तो कैसा जाता है, एकदम फ्री रहता है, पूरा बिल्कुल फ्री रहता है। और कांच में जाने पर तो कांच जो होता है दोस्तों, आप लोग देते हैं एकदम दोस्तों ठेठ भाषा में समझिए, है ना, एकदम मतलब अपने भाषा में समझिए, क्योंकि लॉजिक सेट करना है हमको, याद करने से मतलब है ना, किसी तरह याद हो जाए आपको, बस उससे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ में आपको अपना कॉन्सेप्ट भी लगाना है ना। वायु में बिल्कुल फ्री है, उड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जहाज को ले लीजिए, जहाज वायु में उड़ता है, क्या करता है, उड़ता है, फ्लाई करता है। क्या शीशा में उड़ सकता है, शीशा में जाएगा तो लड़ जाएगा, क्या होगा, लड़ जाएगा, है ना। तो प्रकाश की चाल जब कांच में जाएगा दोस्त तो लड़ेगा नहीं, लड़ जाएगा। तो लड़ने के बाद क्या धीरे नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं, बस इतना आप सोचिए। कांच में यानी जाकर प्रकाश लड़ेगा तो क्या इसका चाल क्या धीमा नहीं होगा, लड़ने के बाद धीमा तो हो ही जाएगा, है ना। तो बस वही है, वायु से कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि कांच से यदि वायु में जाता है तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना दोस्तों। बिल्कुल आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, एसआई इकाई होगा या एसआई मात्रक भी हो सकता है, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। एसआई इकाई और मात्रक सेम ही होता है, क्या होता है, सेम ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है ना। तो डायोप्टर होगा, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेंस की शक्ति पी का सूत्र क्या है, पी का दोस्तों फॉर्मूला पूछ रहा था। पी बराबर क्या होता है, याद कर लीजिए, 1/f होता है मीटर में, ठीक ना। पी बराबर 1/f मीटर में, याद कर लीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इस पे ऑब्जेक्टिव वगैरह भाई आगे चल के यदि डिप्लोमा वगैरह पढ़िएगा तो इस पे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का काम आएगा। हालांकि एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आएंगे, है ना। बाकी कोई इसमें तेल जो है कि दोस्तों जो है आपको नहीं फंसा सकता, है ना। यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठेगा यही वाला, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज मैं ऐसा एक इसका जो है वो ट्रिक बता दूंगा कि निकट दृष्टि दूर दृष्टि में आप कभी नहीं फंसिएगा। सवाल ही नहीं उठता है कि आप फंस जाए, है ना, सवाल ही नहीं उठता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए 4 बाकी ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, लेकिन मैं यहीं पे पहले समझा देता हूँ। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा। देखिए हमारे बातों को पकड़िएगा, ट्रिक कुछ नहीं है, बस हम आपको सोचने का तरीका से इसको जो है सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए उत्तल लेंस क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका ट्रिक दोस्तों है एक, निकट दृष्टि और दूर। सबसे पहले बात दूर को याद कर लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका, उसके बाद निकट दृष्टि अपने आप याद हो जाएगा। देखिए दूर दृष्टि क्या है, दूर, दूर होगा उत्तल लेंस। दू यहाँ पे देखिए दू तो ऊ क्या है दोस्तों, हम पहले ही बोले हैं आप मेरे बातों को पकड़िएगा। दूर मतलब दूर, दू
उ, क्या दू उ, दूर दृष्टि, तो उत्तल, क्या दू उ। देखिए याद करिए, दू उ याद कर लीजिए दोस्तों, यानी दूरदृष्टि उत्तल लेंस, दू उ है ना, दूर उत्तल लेंस, दूर उत्तर है ना। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उत्तल लेंस का। तो क्या यहाँ पे ये सही होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल का प्रयोग करेंगे, मतलब दूर मतलब उत्तल, है ना। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो क्या निकट के लिए हम क्या करेंगे, यानी निकट के लिए हम क्या करेंगे, अवतल करेंगे, है ना, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब इसका मत ट्रिक पूछिए कि निकट का क्या होगा, बस हमने एक का बता दिया है, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो दूरदृष्टि आप याद करिए, दूरदृष्टि के लिए क्या है, उत्तल, दू उ है ना, दू उ, दू से दूर, उससे उत्तल, है ना। तो दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे है भी अवतल लेंस, ये वाला आंसर इसका होगा दूरदृष्टि, सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए, है ना। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि उत्तल लेंस, दू उ, है ना। ट्रिक याद रखिएगा, दू और उ वाला, दू और उ वाला ट्रिक याद रखिएगा। आ ही गया दोस्त, देखिए यहाँ पे आ ही गया। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है, कौन सा होगा दोस्तों, ट्रिक मैंने जस्ट अभी बताया है, उत्तल लेंस, दू उ, दू से दूर, उ से उत्तल, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पे, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, कहाँ बनेगा दोस्त, रेटिना पे, रेटिना पे बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा, है ना। अगर गलती से दोस्तों यदि 25 मीटर होता, घबरा कर आप इसको सही नहीं कर देना, याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। 25 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर, याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे ऑप्शन में, या दोस्तों यहाँ पे नहीं लाया हूँ मैं कि आप लोग कंफ्यूज होने लगे, अभी मैंने मुझे बताना था, है ना, तो मैं बता दिया। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप अच्छे से क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, उसके बाद हैंडल करिएगा। 25 सेंटीमीटर याद कर लीजिए, अभी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ना कि मीटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी, विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होगा वो होगा एम्पियर, क्या होगा दोस्त, एम्पियर, एम्पियर होगा विद्युत धारा की एम्पियर, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, तो विभवांतर की जो एसआई इकाई होगी वो होगी वोल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ा, ब से विभवांतर, ब से वोल्ट, ठीक है, ब से विभवांतर, ब से वोल्ट। अब कहिएगा दोस्तों कि ब से विद्युत धारा भी होता है, यहाँ तो हम फंस जाएंगे। दोस्तों इतना भी आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है कि आप समझ नहीं पाए विद्युत धारा और विभवांतर, है ना। विद्युत धारा का मतलब हुआ जो आपके घरों में लाइन आता है ना, तो वहाँ पे एम्पियर का यूज होता है, किसका, एम्पियर का यूज होता है। अब विभवांतर जो है दोस्तों, ये विभवांतर इसको वोल्ट से मापते हैं, किससे मापते हैं, वोल्ट से मापते हैं, है ना। कितना वोल्ट का बॉल है, जैसे कहते हैं ना कितना वोल्ट का है, कितना वोल्ट, कितना वोल्ट, तो वो विभवांतर के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई। देखिए दोस्तों आपके लिए यहाँ पे भी एक ऐसा चीज़ बताएंगे ना जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई जहाँ पूछते हैं ना, जहाँ भी पूछे प्रतिरोध की एसआई इकाई तो ओम होगा। और दोस्तों आप लोग फंस जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई तो क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो गलती से दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, कहीं भी अगर क्वेश्चन आए तो पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिरोध पूछे तो ओम होगा, प्रतिरोधकता पूछ दे तो ओम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, है ना, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम।
प्रतिरोध का दोस्तों ओम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का जो नियम कहता है V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर। याद रख लीजिए, ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे ये वाले फार्मूला कि V बराबर क्या होगा। यहाँ से पूछ देगा आई बराबर क्या होगा, तो V बट्टे आर हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे पूछ देता है कि आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर हो जाएगा। हालांकि याद रखिए आप लोग V बराबर आई आर, मेरे साथ याद कीजिए आप, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर। आप भी बोलिए दोस्त, V बराबर, अपने मन में रिपीट कीजिएगा, हम बार बार पूछ रहे हैं। V बराबर, V बराबर, V बराबर आई आर। ठीक ना, याद हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो प्रतिरोध का जो दोस्तों सूत्र होता है वो यह होता है R बराबर रो लेमडा रो आई बाई ए। क्या होता है दोस्तों? रो एल बाई ए। ठीक ना, प्रतिरोध का यह सूत्र है। और प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक था वो क्या था? ओम था। क्या था? ओम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत शक्ति का सूत्र। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, ये क्वेश्चन 19 नंबर। इसीलिए देखिए, मिक्स क्वेश्चन लाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आपको जो भी क्वेश्चन उसका एक बार दर्शन करा देना है ना। बाकी तो हम चैप्टर वाइज निपटेंगे ही, चैप्टर वाइज पूरा दोस्तों एक एक कंसेप्ट को खंगाल देंगे। बट जो क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है उसको बारे में भी जानना थोड़ा सा जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। देखिए ये सब जो लाए एक बार लाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा ये सब हमको पढ़ना है और इतना आसान है, आपको लगेगा पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। इसीलिए लाए हैं और एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल बारीकी से हम बताने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना। नए बच्चे जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जुड़ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइंस का सीरीज और मैथ का भी सीरीज आने वाला है। बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, डीप जाएंगे, पूरा जीरो टू हीरो आपको बना देंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। इसको याद एकदम दिमाग में दोस्तों फिट कर लीजिएगा, है ना। विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो है आपके V बराबर P बराबर वी आई। सॉरी दोस्तों, P बराबर वी आई, है ना। P बराबर वी आई। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी आपको हम अभी घुमाएंगे, है ना। यहाँ पे अभी इसीलिए आपको थोड़ा सा रोके हैं, जानबूझकर आपको थोड़ा सा हम टाइम दिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे नहीं आता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, यदि नसीब अच्छा है तो P बराबर वी आई ऑप्शन में आ जाएगा। यदि थोड़ा सा एग्जामिनर को दोस्तों, यदि जो क्वेश्चन बनाएगा उसको यदि मन हो कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन को घुमाएं तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V बराबर आई आर पढ़ा था कि नहीं, आपको याद भी कराया था, है ना। V बराबर आई आर। यहाँ पे क्या है दोस्त? P बराबर वी आई। क्या दोस्तों यहाँ V का जो मान है यहाँ इस वाले V में रख सकते हैं या नहीं? इस वाले जो V है, ये वाला V है, इसमें इसका मान रख सकते हैं या नहीं? तो रखते हैं। V बराबर आई आर, तो V आई, या ऑलरेडी यहाँ पे आई है दोस्तों, तो आई आर लिखते हैं, एक और आई लिख देते हैं, है ना। V बराबर आई आर जो ये वाला है ये उठकर यहाँ आ गया है, आई जो पहले से था है। अब देखिए यहाँ पे 2 गो आई हो गया, 2 गो हो गया आई, तो P बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर होगा या नहीं? होगा कि नहीं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिटा यहाँ पे लिखते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे घुमाता है, इधर से उधर करेगा, इधर से उधर करके आपको थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग दोस्तों जब मैथ हमसे पढ़ेंगे तो बराबर के इधर जाता है तो क्या होगा, फिर इस पर आएगा तो क्या होगा, पूरा डीपली हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल में आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यदि घुमाएगा तो कैसे पूछ सकता है ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, फिलहाल में बस इतना याद रखिए कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर वी आई होता है, और एक और फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर भी फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? क्या है दोस्तों?
किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा याद रखिए, विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट, व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। अगर ऐसे दोस्तों रहे तो आप लोग अचंभव नहीं होना है, इसका संकेत ये होता है किलोवाट घंटा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये सब दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 3.6 × 10⁶ जूल। याद रख लीजिए 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होगा? 3.6 × 10⁶ जूल के, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। श्रृंखला क्रम में समान रहता है, कौन समान रहता है श्रृंखला क्रम में? धारा, धारा बिल्कुल समान रहता है। समानांतर क्रम में समान कौन रहता है? विभवांतर। क्या रहता है? विभवांतर। देखिए यहाँ दोस्तों श्रृंखला क्रम का मतलब हुआ श्रेणी क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगा? धारा समान रहेगा, और समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा। याद रख लीजिए श्रेणी क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में धारा, धारा और समानांतर क्रम में विभवांतर। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। फ्यूज का तार सामान्यतः बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, है ना। फ्यूज का जो तार है किससे बना होता है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है, टीन सीसा मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? धारा की जो चुंबकीय प्रभाव है इसका खोज ओर्स्टेड ने किया है। याद रख लीजिए ओर्स्टेड। क्या है? ओर्स्टेड ने। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्त। तो नेक्स्ट स्लाइड है 26 नंबर क्वेश्चन है। सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम है। सीधे धारावाही तार की चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लिए क्या नियम है? दोस्तों दायां हाथ जो अंगूठा आप जो नियम है ना वही है। सब्जेक्टिव जब हम 2 मार्क्स और 5 मार्क्स कराएंगे उसमें ये सब पूरा डिटेल में कराएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा डीप में जाऊँ तो, इसलिए दोस्तों बस इतना याद रखिए अभी फिलहाल में कि सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए कौन सा नियम है? दायां हाथ अंगूठा नियम, है ना। दायां हाथ अंगूठा नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है। विद्युत मोटर बदलती है, विद्युत जो मोटर है वो बदलते हैं विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर आप लोगों के लिए 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। VVI क्वेश्चन में दोस्तों आता है विद्युत मोटर, है ना। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, नाम ही है दोस्तों विद्युत। याद रखिए विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत जनित्र, यहाँ आ गया विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, है ना। तो विद्युत जनित्र का जो कार्य है वो क्या है? यांत्रिक से विद्युत। सेम उसका उल्टा, विद्युत मोटर यदि पूछे तो विद्युत से यांत्रिक, और विद्युत जनित्र पूछ रहा है तो यांत्रिक से विद्युत, है ना। सेम उसके उल्टा हो जाता है, सेम इसके उल्टा होगा दोस्त, है ना। विद्युत जनित्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सॉरी दोस्तों 28 हो गया, 29 पे। मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो मोटर में जो दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो फ्लेमिंग बायां हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग बायां हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की खोज है वो फैराडे ने किया था। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई होता है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई जो है वो होता है, क्या होता है दोस्त? टेस्ला। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, है ना। 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विद्युत चुंबक के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो होता है ना उसके लिए दोस्तों नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखिएगा चुंबक को तोड़ करके। एक काम करिएगा, कल आप अगर घर में चुंबक हो चुरा कर तोड़िएगा, नहीं तो घर से पिटाई भी हो सकता है दोस्त, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा बच करके नरम उसमें जो चुंबक होगा उसको थोड़ा सा तोड़िएगा, खटकाइएगा, वहाँ से तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा दोस्त उसको जब छोटा छोटा कंज में जब टूटता है ना वो दोस्त,
रख दीजिएगा, चुंबक से जब खींचिएगा ना उसको, तो बहुत सीधा प्रतीत होता है कि बहुत नरम जैसा दिखता है वो, है ना, बहुत नरम जैसा दिखता है। और तोड़िएगा ना तो छोटा छोटा कण में टूटता है वो, बहुत छोटा छोटा उसका पार्टिकल टूटता है, जैसे एकदम बूंदी बूंदी जैसा बहुत उसमें से गिरता है ना। तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वैसा टूटता है ना। कभी आप दोस्तों लोहा का जो मोटा मोटा पाइप होगा ना उसको तोड़ कर देखिएगा, ऐसा बूंदी बूंदी नहीं निकलेगा। बट चुंबक को जब तोड़िएगा तो आपको कण कण जैसा टूटता है, मतलब वो क्या है, नरम लोहा का बना हुआ है। तब विद्युत चुंबक के लिए कैसा लोहा का उपयोग होता है, नरम लोहा का। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है दोस्त वो क्या है, तो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन इनमें निम्नलिखित में से कौन है, कौन है दोस्तों, जीवाश्म कोयला है ना, जीवाश्म ईंधन कोयला। सौर सेल बदलता है, सौर सेल बदलता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। थोड़ा सा फास्ट कराने का प्रयास करते हैं क्योंकि इन सब क्वेश्चन को सीधे याद करना है, इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ बिल्कुल हम आपको बताएंगे। सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। सौर सेल मतलब सोलर सेल है ना, सोलर जो होता है दोस्तों प्रकाश से ऊर्जा खींचता है और आपके घर में विद्युत के रूप में दे देता है ना। अब आते हैं बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ऑक्सीजन दोस्तों नहीं है बायोगैस का मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 36 का और ऑप्शन को दोस्तों देख लेते हैं, है ना। और है दोस्तों मीथेन है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो मीथेन, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है, मीथेन। जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जल विद्युत ऊर्जा बहते गिरते जल से। सीधा प्रतीत हो रहा है दोस्त, जल विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, बहते या गिरते जल से, है ना। झरना बोल रहे हैं हम, बड़ा बड़ा जो पुल होता है ना, बड़ा बड़ा जो नदी घाटी परियोजना होता है वहाँ पे दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा वहाँ से बनकर तैयार होता है, वहाँ पे बनाया जाता है ना, बहते या गिरते जल से। पवन ऊर्जा है। अब दोस्तों इसमें पवन ऊर्जा को पहचाना है, क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय जीवाश्म और नाभिकीय, क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय ऊर्जा में सामान्यतः प्रयोग होता है ना, क्या होता है, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग यूरेनियम का किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ऊर्जा का समाप्त होने वाला स्रोत कहलाता है। ऊर्जा जो समाप्त हो जाए, है ना, समाप्त होने वाला स्रोत क्या कहलाता है, अनवीकरणीय, है ना, अनवीकरणीय। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, तो विद्युत हीटर है दोस्त, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर विद्युत धारा को ऊष्मा भी बदल देता है ना। आप लोग ठंडे के दिन में विद्युत हीटर का तो खूब इस्तेमाल करते होंगे, तो क्या लेता है, विद्युत धारा जो आपके घर में जो लाइन आया होता है, करंट आता है दोस्तों, उससे खींच करके आपको ऊष्मा प्रदान करता है विद्युत हीटर, है ना। क्या करता है विद्युत हीटर, ऊष्मा प्रदान करता है, मतलब आपको आग का काम करता है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई होती है। तो विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई होती है, विद्युत शक्ति वाट होता है, विद्युत शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। 7 रंगों में जो विभाजन है वो विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण मतलब विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन विक्षेपण कहलाएगा। इंद्रधनुष बनने में मुख्यतः शामिल होते हैं, इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो दोस्त अपवर्तन भी शामिल होता है, विक्षेपण भी शामिल होता है और आंतरिक परावर्तन भी शामिल होता है। नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, ठीक है, नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है, आइरिस, आइरिस नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है, तो ये तो आपको याद ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नॉट किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे आप याद ये नहीं मत कीजिएगा, किलोमीटर हो तो गलत हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड सही होगा ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं दोस्त लास्ट में, इसका जो आंसर की आपको PDF देंगे तो ये आंसर की जो है आपको मिल जाएगा। आप चार्ट लगा करके उसको बार बार रिवीजन करिएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। लेंस में अपवर्तन का मुख्य कार्य क्या है? लेंस में जो अपवर्तन का है वो मुख्य कार्य क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल का बदलना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। परंपरागत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, क्या माने? परंपरागत विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो दोस्तों होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, है ना, धन से ऋण। विद्युत हीटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था क्या दोस्तों? विद्युत से उष्मा, यानी उष्मा आपको देता है। विद्युत आपके घर से विद्युत लेता है और आपको क्या करता है? विद्युत हीटर जो ठंडी में हीटर का मजा आप लोग लेते हैं, उष्मा देता है। घर से विद्युत लेता है, उष्मा आपको देता है ना। अब दोस्तों 49 ही था। तो दोस्तों जितने भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।